नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे CSIR द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर आयोजित इनोवेशंस ऑन मिलेट्स कार्यक्रम की। बताएंगे क्या रहा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। बजट में S&T विकास पर फोकस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट पेश करते हुए की घोषणा। CSIR प्रयोगशालाओं द्वारा इनोवेशंस ऑन मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स कार्यक्रम को समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकियों का किया गया प्रदर्शन। रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम से कम हुआ जोखिम। उदाहरण बन रही है केरल की मुन्नार घाटी में स्थापित अमृता विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रणाली। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की ताजा गतिविधियों की जानकारी ज्ञान विज्ञान के खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पहली फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश का बजट संसद में पेश किया। कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ इस बार के बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,361 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kaal. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार कहे जा सकते हैं। बीते कोरोना काल में हर उस देश ने इस महामारी के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सक्षम है। भारत भी उन्हीं अग्रणी देशों में से एक है। यही वजह है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए घोषित बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,361 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह राशि पिछले बजट आवंटन से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा की, जो भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार को एक नया आधार प्रदान करेगी। We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. S&T बजट में बढ़त का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में किया जाएगा, जो इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान करेंगे और कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नवीन अनुप्रयोग विकसित करेंगे। कुल आवंटित राशि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 7,931.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 2,683.86 करोड़ रुपए और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग को 5,746.51 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अलग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को 3,319.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं केंद्र ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अंतरिक्ष विभाग को 12,543.91 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि पिछले बजट की तुलना में कम है। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारतीय मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान सहित चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 पर काम कर रहा है। A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched
It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र की अहमियत को देखते हुए इस बार के बजट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3079.40 करोड़ रुपए और एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अपने पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से भारत प्रमुखता से वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी के अनुरूप बजट 2023-24 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले दिनों नई दिल्ली में CSIR द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अंतर्गत इनोवेशंस ऑन मिलेट्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिलेट्स पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और एक डेस्कटॉप कैलेंडर भी जारी किया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मिलेट्स भारतीय कृषि का प्रमुख उत्पाद रहा है और लंबे समय तक अनाज के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा है। भारत के कई क्षेत्रों में आज भी एक बड़ी जनसंख्या मिलेट्स का उपयोग खाद्यान्न के किसी न किसी रूप में करती है। भारतीय परंपरा में शामिल रहे मिलेट्स में आवश्यक विटामिन, खनिज, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वैज्ञानिक शोध के अनुसार मिलेट्स आहार मधुमेह, मोटापे जैसे कई शारीरिक विकारों में लाभकारी पाया गया है। भारत सरकार की पहल पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। G20 की अध्यक्षता के साथ वैश्विक हित में भारत की ये पहल भी उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में पिछले दिनों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा CSIR इनोवेशंस ऑन मिलेट्स समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के इस प्रयास की सराहना की और मिलेट्स की उपयोगिता पर बोलते हुए कहा कि योग के बाद अब मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का समय है। We are on track to make up for the last 50-60 years, as was being mentioned, I think, by Ankush. It is also time to realize the huge resource that we had amongst us, but which remained underutilized or unutilized. And also for a country like India, which has always faced issues related to food in one way or the other. Just before independence we had famine, then soon after independence in the earlier years we had the issue of food scarcity. Gradually we became food sufficient, but we didn't become nutritional. So I think it's also important to understand overcoming food scarcity does not necessarily mean overcoming malnutrition or undernutrition.
समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने CSIR द्वारा मिलेट्स पर आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और मिलेट्स पर एक डेस्कटॉप कैलेंडर भी जारी किया। प्रदर्शनी में CSIR केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सहित अन्य प्रयोगशालाओं में विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया, जिनके द्वारा मिलेट्स पर विकसित प्रौद्योगिकियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें हितधारकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। मिलेट्स ज्ञात 12 प्रकारों में से 10 भारत में उगाए जाते हैं, जिनमें मिश्रित कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसका पाचन धीमी गति से होता है और इसलिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रक्त शर्करा के स्तर के लिए फायदेमंद होता है। भारत सरकार की इस पहल से न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर मिलेट्स की खपत दोबारा बढ़ेगी और इससे खासकर भारतीय किसानों की आय में वृद्धि होगी। So we all have heard about millets, but it was a part of our traditional diets. हम सभी ने मिलेट्स के बारे में सुना है, लेकिन यह हमारे पारंपरिक और वैदिक विज्ञान का हिस्सा था। और पिछले 5 से 6 दशकों से हमारी प्लेटों में बाजरा और अन्य मिलेट्स अनाज कम हुए हैं और दूसरे अनाज ज्यादा हुए हैं। अब समय है हम इसे फिर से खोज रहे हैं। भारत सरकार 2018 से इस पर जोर दे रही है, जब इसे बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तभी से हमारे पोषण और स्वास्थ्य लाभों को फिर से खोजना शुरू किया और वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने सुरक्षित और अच्छे हैं इत्यादि। And how safe they are, how good they are for our health and so on and so forth. CSIR द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों और अधिकारियों, नियामक निकायों, CSIR संस्थानों के निदेशकों, वैज्ञानिकों, छात्रों, औद्योगिक भागीदारों सहित 600 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, मिलेट वर्ष कार्यक्रम को दुनिया के 72 अन्य देशों का समर्थन हासिल है। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा किए जा रहे सामुदायिक सुरक्षा के समाधानों ने काफी हद तक प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम किया है। वैज्ञानिक हस्तक्षेप का ऐसा ही एक उदाहरण है पश्चिमी घाट की मुन्नार घाटी। अमृता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मुन्नार के लैंडस्लाइड प्रोन क्षेत्र में जन भागीदारी और नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया है। इस सिस्टम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना संभव हो सका है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। केरल के पश्चिमी घाट में मौजूद मनमोहक मुन्नार घाटी भारत के प्रमुख भूस्खलन जोखिम क्षेत्रों में आती है। यहाँ पूर्व में पहाड़ खिसकने से कई जानलेवा घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वैज्ञानिक समाधान और सामुदायिक जागरूकता के चलते यह जोखिम अब काफी हद तक कम हो चुका है। ये काम किया है लंबे समय से भूस्खलन जोखिम को कम करने की दिशा में काम कर रहे अमृता विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वायरलेस नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन द्वारा विकसित पूर्व चेतावनी प्रणाली ने, जो दुनिया की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत इस प्रणाली को प्रशासनिक अधिकारियों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और सामुदायिक भागीदारी के साथ डिजाइन किया गया है। अमृता विश्वविद्यालय ने इस प्रणाली को विकसित किया और पहली बार वर्ष 2009 में केरल के मुन्नार में स्थापित किया गया था। आज हमारे पास मुन्नार में 150 से ज्यादा सेंसर हैं और मुन्नार की सफलता को देखते हुए सरकार ने हमें सिक्किम में स्थापित करने के लिए कहा है। हमने सिक्किम के चांदबाड़ी क्षेत्र में 32 हेक्टेयर भूमि में 200 से अधिक सेंसर स्थापित किए हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण लोगों तक प्रारंभिक चेतावनी पहुंचाना है। निगरानी करना और पता लगाना आसान है, लेकिन आप जल्दी चेतावनी दे सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए इसका पूरा उद्देश्य जीवन को बचाना है। Early warn and save the life. रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों और ढलानों पर विभिन्न सेंसर स्थापित किए गए, जो बारिश की मात्रा, मिट्टी में पानी का रिसाव, नमी की मात्रा
और मिट्टी की सतह के अंदर होने वाली गतिविधियों का डेटा वास्तविक समय में केबल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, लॉन्ग रेंज वाईफाई, उपग्रह नेटवर्क आदि में से समय पर उपलब्ध किसी भी माध्यम से फील्ड स्टेशन को भेजते हैं। फील्ड स्टेशनों से यह डेटा अमृता विश्वविद्यालय में मौजूद केंद्रीय कंट्रोल रूम पहुंचता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम के द्वारा इसका ऑटोमेटिक एनालिसिस होता है और यह सूचना राज्य एजेंसियों को भेज दी जाती है। राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियां ये सूचना क्षेत्रीय स्तर या स्थानिक स्तर पर जोखिम के आकलन के अनुरूप वर्गीकृत कर जारी करती हैं और इनके आधार पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता है। One of the major challenge which we एक बड़ी चुनौती जो हम समाज में देखते हैं वह ये है कि जब आप चेतावनी का प्रसार करते हैं तो लोग कैसे कार्रवाई करने में सक्षम हैं। यही सबसे पहले अमृता विश्वविद्यालय ने संबोधित भी किया है। मॉनसून आने से पहले हम समुदाय से जुड़ाव करते हैं और हम उन्हें मॉनसून की शुरुआत में प्रशिक्षित करते हैं। इस चेतावनी के आधार पर उन्हें आगे की कार्रवाई क्या करनी है। तो मॉनसून आने से पहले तैयार हो जाइए, अपनी जरूरत का बैग पैक कर लीजिए और अगर जरूरी है तो किसी दूसरी जगह चले जाइए। इसीलिए समुदाय प्रत्येक चेतावनी के अर्थ को जानता है। मौजूदा आपदा प्रबंधन नियम कहते हैं कि कोई भी चेतावनी केवल राज्य प्राधिकरण द्वारा ही जारी की जा सकती है। state authority. सामुदायिक स्तर पर लोगों को समझाया गया कि मानसून में ढलानों में आने वाले परिवर्तनों की पहचान कैसे करें, जारी की जाने वाली चेतावनियों का क्या मतलब होता है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से सूचना ग्रुप बना लिए हैं, जिन पर स्थानिक चेतावनियां और जानकारियां साझा की जाती हैं। इसका नतीजा ये है कि यहाँ के लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं और इस प्रणाली के स्थापित होने के बाद से पिछले कई सालों में यहाँ कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ है। 2006 இருந்து தான் அதாவது அமிர்தா அந்த சிஸ்டம் வந்ததுல இருந்தா நாங்க கொஞ்சம் நிம்மதியா அந்த ஏரியால வாழ்ந்து வரோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது இப்போ மண் சரிவோ ஏதாவது ஏற்படுது அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கூப்பிட்டு எங்களுக்கு அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. இன்ஃபார்ம் பண்றதுனால நாங்க வந்து கொஞ்சம் சேஃபா இருக்க முடியுது. साल 2009 में की गई इस पहल के बाद इस क्षेत्र में 6 अलग अलग क्षेत्रों में यह प्रणाली स्थापित की जा चुकी है और अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। मुन्नार घाटी में स्थापित ये प्रणाली उदाहरण है कि अगर विज्ञान और तकनीक के साथ समाज भी जागरूक हो जाए तो वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के द्वारा बड़ी से बड़ी आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। और अब नजर आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत दौरे पर आए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के महासचिव माइकल डब्ल्यू लॉज और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अन्वेषण विस्तार अनुबंध का आदान प्रदान किया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन मौजूद रहे। ये अनुबंध भारत के महत्वाकांक्षी डीप सी मिशन के अनुरूप है। इस अनुबंध पर शुरुआत में 25 मार्च 2002 को 15 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे बाद में प्राधिकरण द्वारा 2017 और 2022 के दौरान 5 साल की अवधि के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। इस मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अपने 7,500 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र के साथ समुद्री संसाधनों की खोज और उनके उपयोग में एक हितधारक होने के साथ साथ एक योगदानकर्ता भी है। डॉक्टर सिंह ने ISA द्वारा भारत को विशेष हितों वाले अग्रणी निवेशक की श्रेणी में नामित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। आपको बता दें, डीप सी मिशन के लिए भारत सरकार की ओर से 600 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को सामने लाएगी। DST के अधीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर मुखर्जी शेम्याकिन ओविचिनिकोव, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज मॉस्को के प्रोफेसर यूरी एन उत्किन
और अमृता विश्व विद्यापीठम कोच्चि के डॉक्टर भार्गव कलिता के नेतृत्व में किए गए एक ताजा शोध में कोबरा सर्प के विष की विषैली क्रियाविधि के उस तंत्र का पता लगाया गया है जो सर्पदंश द्वारा होने वाले विषैले प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है। कोबरा सर्प व्यापक रूप से एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप सहित इन महाद्वीपों में बड़ी मृत्यु दर और रुग्णता का कारण कोबरा द्वारा दिया गया दंश है। वैज्ञानिकों का ये शोध हाल ही में टॉक्सिन्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जिसमें कोबरा विष CTXS की प्रक्रिया के तंत्र पर व्यापक रूप से चर्चा के साथ ही कोबरा विष प्रेरित पैथोफिजियोलॉजी और उसकी विषाक्तता में उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। पिछले दिनों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR और DST द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ में आयोजित यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की विशाल संभावना है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियाँ औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के अनुकूल हैं। ऐसे में युवा प्रतिभाओं के लिए इस क्षेत्र में अपार अवसर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा स्थापित मॉडल्स और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों से आए उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टार्टअप कियोस्क का भी दौरा किया। सम्मेलन में प्रसिद्ध उद्यमियों, उद्योग जगत विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रमुख वेंचर कैपिटल फर्मों के प्रतिनिधियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। साथ ही स्थानीय प्रगतिशील किसानों ने भी अपनी सफलताओं और अनुभवों को साझा किया। किसानों ने अपने प्रयासों में उचित सहायता और पर्याप्त समर्थन के माध्यम से इसे संभव बनाने के लिए CSIR का आभार व्यक्त किया। हाल ही में इंट्रानेजल कोविड टीके को औपचारिक रूप से जारी किए जाने के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ 4 स्वदेशी टीके विकसित करने में सफलता हासिल की है और ये भारत सरकार के मिशन कोविड सुरक्षा के तहत उठाए गए कदमों की वजह से संभव हो सका है। इनमें विश्व का पहला व भारत का स्वदेशी रूप से विकसित DNA टीका ज़ायकोव-D, भारत का पहला प्रोटीन सब यूनिट टीका कॉर्बेवैक्स, विश्व का पहला एवं भारत का स्वदेशी रूप से विकसित mRNA टीका जेमकोवैक 19 और विश्व का पहला तथा भारत में स्वदेशी रूप से विकसित इंट्रानेजल कोविड-19 टीका इनकोवैक शामिल हैं। महामारी के दौरान भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जिस तरह बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, उससे भविष्य की चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।